तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। ओके, और आज हम एक नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आप ज़रा ये 3 केस देखिए। ये 3 टाइप के सरफेसेस हैं। ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ये कुछ ऐसा सरफेस है कॉनकेव टाइप का, जैसे कटोरा होता है, और ये ऐसे सरफेस है, मतलब यूं सरफेस, एक कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, देखो हमने एक बॉल लिया और इस पर रखा, एक बॉल हमने सेम साइज का यहाँ रखा और सेम साइज का बॉल हमने यहाँ रखा। तीनों केसेस को देखिए। पहला बॉल ये, दूसरा कंडीशन वो, तीसरा कंडीशन, बॉल आइडेंटिकल है। इस केस में हमने बॉल को देखा, बॉल अभी इनिशियली बॉल अभी रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है तो हम बोलेंगे कि बॉल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ज़रा इस बॉल को हल्के से आप मूव करके देखिए। इस साइड में थोड़ा मूव करेंगे तो बॉल यहाँ आके रुक जाएगा, अपनी प्लेस छोड़ देगा। अगर इधर से आप मूव कराइए तो ये आकर यहाँ आ जाएगा, अपने प्लेस को छोड़ देगा और आकर रेस्ट में आ जाएगा। तो वापस बॉल इक्विलिब्रियम में आया, लेकिन अपना पोजीशन छोड़ के। जो फाइनल जो पोजीशन है बॉल की, वो अपनी ओरिजिनल से थोड़ा दूर है। ज़रा इसको देखिए, सेकंड केस। हमने इसको ज़रा सा मूवमेंट दिया, बॉल ऊपर गया, ऐसे आया, बॉल हो सकता है इधर आ जाए, फिर ये बॉल ऐसे जाएगा, फिर ये बॉल ऐसे आएगा। ऐसे आते आते बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा और वापस आकर फिर से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। पहले इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट में था, हमने उसको मूव कराया, बॉल मूव कर गया, उधर गया, इधर आया, ऐसे आते आते वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ गया। ठीक है, और तीसरा केस देखिए। ये हमने इस बॉल को अभी पहले देखा तो बॉल एकदम रेस्ट में रखा हुआ है। अभी मान लो रेस्ट में है, हमको लगेगा कि बॉल इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट में है मीन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जैसे ही आप बॉल को ज़रा सा मूव कराएंगे तो बॉल भागता हुआ नीचे की ओर भाग जाएगा, यानी वो भाग गया, उसकी वो रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उस स्लोप से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो चला जाएगा। तो तीनों केसेस में अंतर है। इनिशियली तीनों बॉल रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको ज़रा सा मोशन दिया, कुछ हमको डिफरेंट पिक्चर दिखाई दी। तो पहली पिक्चर में बॉल इनिशियली भी रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में था, लेकिन अपना पोजीशन यानी अपनी लोकेशन बदल देता है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट इक्विलिब्रियम, मीन्स जस्ट इक्विलिब्रियम है ये। जस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह लो, जस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में आइए, बॉल को इधर उधर हिलाने पर भी बॉल वापस अपनी सेम पोजीशन ए पर आकर रुक जाता है, यानी बॉल ज़्यादा इक्विलिब्रियम में है। उसको आप इधर उधर भगा भी दोगे तो वो आकर अपनी जगह पर वापस रुक जाता है।
तो इसको बोलते हैं मतलब स्टेटिक इक्विलिब्रियम। और ये फाइनल, ये इस केस को देखिए तो बॉल शुरुआत में तो रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में आपको लगा, लेकिन जैसे ही उसको मोशन दिया वो भाग गया, यानी उसमें एक्सेलरेशन भी आ गया। तो ये इक्विलिब्रियम में देखने में लग रहा है इक्विलिब्रियम, लेकिन ये अनस्टेबल केस में है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम पोजीशन में अंतर है। ये अनस्टेबल केस है, ये स्टेबल केस है, और ये जस्ट इक्विलिब्रियम है। जस्ट इक्विलिब्रियम मीन्स जिस पोजीशन पर है मूव करा देंगे, अगली नेक्स्ट पोजीशन पर बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, लेकिन ये अपना लोकेशन छोड़ देगी। इसमें अपनी लोकेशन ही नहीं छोड़ रही, इतनी स्टेबिलिटी है। हाँ, इसका इक्विलिब्रियम इतना ज़बरदस्त है कि अपनी पोजीशन ही नहीं छोड़ रही है। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया कि रियल में इक्विलिब्रियम हमको वो चाहिए होती है कि अगर कोई हमने स्ट्रक्चर बनाया, हाँ, जैसे कि हमने कोई एक बिल्डिंग बनाई, एक टावर बनाया, अगर थोड़ा बहुत भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए तो बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग के पार्ट्स हिलेंगे नहीं, बिल्डिंग के पार्ट्स मूवमेंट करने चाहिए, हिलें, लेकिन वापस वो अपने पोजीशन पर आ जाए, मतलब बिल्डिंग गिरे नहीं। ऐसा नहीं चाहिए इक्विलिब्रियम कि ज़रा सा मूवमेंट दिया और बिल्डिंग गिर गई। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा इक्विलिब्रियम किस टाइप का है। तो इक्विलिब्रियम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर उधर अगर थोड़ा स्ट्रक्चर हिल भी जाए तो वापस अपनी पोजीशन पर रेस्ट में आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आपने ब्रिज देखो, आप ब्रिज देखो, किसी रिवर पर बना हुआ ब्रिज, उस पर से थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स रोज़ आते जाते हैं। तो बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रेलर्स गुजर रहे होते हैं, कारें गुजर रही होती हैं, वो भी हाई स्पीड पर। उनसे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन पुल को हिलाते हैं, ब्रिज को हिलाते हैं, उनमें मतलब कंपन पैदा करते हैं। लेकिन पुल गिरता नहीं है, उनमें कंपन होता है, ब्रिज ऐसे से हिलता भी है। ज़रा सा आपको लगेगा कि ब्रिज हिल रहा है, लेकिन ब्रिज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है लौट के, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। मतलब स्ट्रक्चर हमारे कुछ ऐसे बनाने चाहिए हमेशा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है तो वो उस पर क्या कंडीशन लागू होती हैं, ये देखते हैं। अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम में मान लो मतलब कई पार्ट्स हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स की कुछ वेलोसिटी है, तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी अगर पूरे सिस्टम में कई पार्ट्स हैं और उनके अलग अलग लीनियर मोमेंटम है, तो सारे लीनियर मोमेंटम का सम्स, लीनियर मोमेंटम्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो उनको डायरेक्शन के साथ सम करते हैं, याद रखना। और इन सब का सम कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर बहुत से पार्ट्स हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2, पूरे सिस्टम में अगर कई मास लगे हैं और उनकी अलग अलग इंडिविजुअल वेलोसिटी है तो वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, उनका सम। एक तो ये कंडीशन फॉलो होती है, और पूरे सिस्टम का
एंगुलर मोमेंटम जे, एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूँ। और ये क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। हाँ, एंगुलर मोमेंटम, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सिस्टम में बहुत से सब सिस्टम हैं तो अलग अलग सारे सब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम को आप जोड़ो, यानी उसको सम करो वेक्टोरियली, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्शन। ये सब हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, तो वो सब कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई सिस्टम ये दोनों चीज़ों को फॉलो करता है, यानी अगर किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो पूरे सिस्टम का, तो वो चाहे सिस्टम रेस्ट में हो, चाहे वो सिस्टम रेस्ट में हो, जैसे कि किसी टेबल पर रखी हुई कोई चीज़ जो बिल्कुल रेस्ट में है, और चाहे फिर वो सिस्टम मोशन में ही क्यों ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं पूरे सिस्टम पर, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहा जाता है कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? अब जरा ये देखो, किसी सिस्टम पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें बहुत से सब सिस्टम हैं, तो जब उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है टाइम के साथ। ये तो आप फार्मूला जानते ही हो, न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल सिंपल। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर कोई सिस्टम मतलब कोई सिस्टम ऐसा है कि उसका लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है अगर पूरे कोई सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी अगर वो कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है, लेकिन नहीं, इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। तो अगर किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये आंसर आना चाहिए 0, चूँकि डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0, मीन्स पूरे सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, नेट, यानी अगर उस पर बहुत से फोर्स लग रहे हैं, मान लो सिस्टम पर बहुत से फोर्स लग रहे हैं, तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, यानी डायरेक्शन के साथ सम, ये सब 0 आना चाहिए, यानी सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, फोर्स बैलेंस्ड होने चाहिए। हाँ, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई फोर्स ना लगे सिस्टम पर। सिस्टम पर चाहे जितने फोर्स लगें, लेकिन उनका वेक्टर सम 0 आना चाहिए, यानी सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करें। हाँ, नेट फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। और सिमिलरली आप इसको देखिए कि अगर किसी सिस्टम का नेट मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हो किसी सिस्टम पर, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। सिंस अगर ये कांस्टेंट है तो ये टोटल आएगा 0, यानी अगर ऐसी कंडीशन है कि सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। यानी अगर उस पर कई टॉर्क लग रहे हैं सिस्टम पर, तो सभी का, सारे एक्सटर्नल टॉर्क सभी का आप अगर वेक्टर सम करके जोड़ोगे तो उनका सम 0 आएगा। 0 मतलब सारे टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, यानी टॉर्क का
बहुत से जो टॉर्क्स जो लग रहे हैं ना, उनका नेट इफेक्ट 0 आना चाहिए, यानी ये कंडीशन। तो अगर कोई, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा और उस सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होगा। ये दोनों इक्वेशन देखो, ये और ये है, ये दो कंडीशन हैं जो कि बताती हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क दोनों 0 होने चाहिए, यानी उस पर चाहे जितने फोर्स लग रहे हों वो बैलेंस होने चाहिए, उनका आपस में इफेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए, सारे फोर्सेस एक दूसरे को नलीफाई कर दें, और सिमिलरली सारे टॉर्क्स जो लग रहे हैं उस सिस्टम पे एक्सटर्नल, वो भी एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, फिर वो चाहे सिस्टम रेस्ट में हो चाहे वो सिस्टम मोशन में हो। अगर वो सिस्टम रेस्ट में है तो पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा, वो केवल 0 आएगा, वो केवल 0 आएगा। अगर वो सिस्टम रेस्ट में है तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम यहाँ से हमको मिलेगा कि वो 0 आएगा, कंडीशन वही रहेगी। तो ये थी कंडीशन, या ये था कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, या इसी में आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। माय नेम इज अखिलेश, ओके, एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए साइंटिस्ट, ओके। चलें आगे। तो ज़रा इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं पहले, केवल इस इक्वेशन को, और वो इक्वेशन ये वाला जो है सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। ज़रा इसको ज़रा देखते हैं इसको। तो इसको ज़रा देखो, तो यहाँ से आपको आएगा कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। नेट है ना, नेट मैं बोल रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिस्टम पर जो नेट फोर्स है ना, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और एक्सटर्नल फोर्स इन जेड डायरेक्शंस। या कह लो, इसको ऐसे लिख लो कि एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन वाई डायरेक्शन, और एक्सटर्नल फोर्स इन जेड डायरेक्शन। अगर ये 0 है तो मीन्स इसको आप लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी एक्स डायरेक्शन में आप कंपेयर करो तो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो 0 आएगा, वाई डायरेक्शन की ओर सारा कंपोनेंट 0 आएगा, और जेड डायरेक्शन की ओर सारा कंपोनेंट 0 आएगा। इसका मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्स डायरेक्शन की ओर लगने वाला टोटल फोर्स, बहुत से फोर्स लगे होंगे, तो उन सभी फोर्सेस के एक्स डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट को अगर आप जोड़ के देखोगे तो वो सारा फोर्स का नेट वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर बहुत से फोर्स लगे हैं, जैसे ना F1, F2, F3, F4,
सिस्टम पर बहुत सारे फोर्स लगे हैं, तो F1 फोर्स का x कंपोनेंट, सिमिलरली F2 फोर्स का x कंपोनेंट मीन्स x डायरेक्शन की ओर, 3D में 3D है ना, x y एंड z डायरेक्शंस, तो उनके उस डायरेक्शन में लगने वाले कंपोनेंट हैं ये। तो जितने भी सिस्टम पर फोर्स लगे हैं, अगर सबके केवल x कंपोनेंट अगर निकाल के सम करोगे तो उन सबका वैल्यू 0 आना चाहिए, डायरेक्शन वाइज सारा सम 0। सिमिलरली सारा y कंपोनेंट 0, सारा z कंपोनेंट 0। तो ये बात हमेशा याद को रखना, ये बात डायरेक्शन वाइज, x डायरेक्शन वाइज सारा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, डायरेक्शन वाइज y डायरेक्शन की ओर सारे फोर्सेस का कंपोनेंट का सम 0, और z डायरेक्शन की ओर सारे लगने वाले फोर्सेस का कंपोनेंट का सम 0 है, जैसे x की वैसे y का सबका। तो ये बात आप याद रखिए। और सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को देखें, सिस्टम पर लगने वाला नेट टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है टॉर्क एक्सिस के अराउंड मेजर करते हैं, तो x एक्सिस के अराउंड सारा एक्सटर्नल टॉर्क 0 आना चाहिए, y एक्सिस के अराउंड सारा नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 आना चाहिए, और z एक्सिस के अराउंड सारा नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 आना चाहिए। अगर आप ऐसे देखो तो ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन, तो जितने भी सिस्टम पर फोर्स लगे हों, सभी फोर्सेस के अगर आप x डायरेक्शन की ओर कंपोनेंट निकालें, भाई फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा हो सकता है, जैसे ये मान लो कोई फोर्स है, तो इस फोर्स का x डायरेक्शन की ओर, y डायरेक्शन की ओर और z डायरेक्शन की ओर इस फोर्स के आप कंपोनेंट निकालेंगे, तो जितने भी फोर्स लगे हैं सबके x डायरेक्शन की ओर जो कंपोनेंट निकालेंगे उनका सम 0 आना चाहिए। सिमिलरली y की ओर जितने भी फोर्स लगे हैं सबके अलग अलग y की ओर, y डायरेक्शन की ओर कंपोनेंट निकालो, सबको जोड़ो, उसका भी सम 0 आना चाहिए। और जितने भी फोर्स लगे हैं सबका अगर z डायरेक्शन की ओर सबके कंपोनेंट निकालो और सबको जोड़ दो तो उनका सम भी 0 आना चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, सारे जो बॉडी पर जो टॉर्क जो लगे हैं, सारे बॉडी पर या सारे सिस्टम पर जो टॉर्क जो लगे हैं उसमें हर टॉर्क जो कि x एक्सिस के अबाउट है, हर टॉर्क जो कि y एक्सिस के अबाउट है, और हर टॉर्क जो कि z एक्सिस के अबाउट है, तो जितने भी टॉर्क लगे हैं उन, है ना, तो x एक्सिस के अबाउट जितने टॉर्क लगे हैं सबका सम 0 आना चाहिए। y एक्सिस के अराउंड जितने भी टॉर्क्स लगे हैं सबके कंपोनेंट का सम 0 आना चाहिए, और z एक्सिस के अराउंड जितने भी टॉर्क्स लगे हैं सिस्टम पर सबके कंपोनेंट का सम 0 आना चाहिए। सारे ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब जस्ट हम लोग इस पर सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देख लेंगे कि ये कैसे लगाते हैं, है ना, कैसे एनालिसिस किया जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का। जैसे कोई सीढ़ी है, सीढ़ी देखे हैं ना, सीढ़ी आप दीवार के सहारे लगा देते हो, फिर उस पर चढ़ते हो, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो आप गिर पड़ोगे। तो इक्विलिब्रियम में रहती है तभी आप चढ़ जाते हो, और आपके मोशन के दौरान भी वो इक्विलिब्रियम में रहती है ज़्यादातर केसों में। कभी कभी फिसल जाती है, हाथ पैर आपके टूट जाते हैं। तो वो कैसे होता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक दो एनालिसिस से आप समझ जाओगे कि इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको
ये एपिसोड पसंद आया हो और ये कॉन्सेप्ट से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।